हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में मैं आज आपको सदिशों का योग के नियमों के बारे में बताऊंगा। तो ये है आपका चैप्टर 4 और यहाँ पर है आपका 11th साइंस। सदिशों के योग के नियम। तो इसमें दो नियम हैं, पहला है त्रिभुज का नियम और दूसरा है समांतर चतुर्भुज का नियम। पहला हम इसमें लेंगे सदिशों के त्रिभुज का नियम। तो ये जो नियम है आपके आगे चल कर के भी काफ़ी काम में आएंगे, 12th क्लास में भी आपके काम में आएंगे, इसलिए इनको जानना आवश्यक होता है। तो यदि दो सदिशों को किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा व्यक्त किया जा सके तो उन सदिशों का परिणामी सदिश त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में परिणामी सदिश त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होगा। यदि दो सदिशों को किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा व्यक्त किया जाए तो उन सदिशों का परिणामी सदिश त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होगा। तो हम मान लेते हैं कि अपने पास दो सदिश होते हैं,
ये आपको यहाँ पर सदिश एक ए दिया गया है, और मान लो दूसरा एक सदिश आपको ये दिया गया है बी है। तो इनको हमें किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा व्यक्त करना है। जो तो हम क्या करें इसमें कि ए जो सदिश दिया हुआ है उसको आप इस तरीके से व्यक्त करें, ये ए सदिश है। दूसरा आपका ये बी सदिश दिया गया है, ये सदिश बी है। तो ये जो भुजाएं हैं इसकी, जैसे हम यहाँ पर मान लेते हैं ये त्रिभुज की एक भुजा, ये त्रिभुज की दूसरी भुजा, तब तीसरी भुजा इस तरीके से, ये इसके परिणामी को व्यक्त करेगी, R इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये क्रमागत हो गई, एक के बाद एक। तो ये जैसे मान लो आपका P होता है, यहाँ Q होता है और ये S होती है। तो PQ भुजा A को रिप्रेजेंट करे, QS भुजा B को रिप्रेजेंट करे, तो PS जो भुजा होगी वो इसके R को प्रदर्शित करेगी। तो एक के बाद एक भुजा चल रही है क्रमागत इस तरीके से, यूँ। तो इसका रिजल्टेंट मतलब यूँ होगा, इसका जस्ट इसका विपरीत। तो ये इसके रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी जो, और यहाँ से अगर हम इस कोण को नाप लेंगे तो इसके ये दिशा आ जाएगी। तो कोई से भी दो सदिश हों, अगर हम उनको त्रिभुज की किसी दो क्रमागत भुजाओं द्वारा, तो PQ की क्रमागत QS, इसकी ये क्रमागत भुजा नहीं है इसकी जो ये, तो PQ क्रमागत QS, इनसे ये दो सदिश व्यक्त किए जाएं तो तीसरी भुजा जो होगी वो विपरीत क्रम में लेने पर, यानी जैसे ये इस तरीके से जा रही है यहाँ पर इस तरीके से यूँ, तो अब ये ऐसे यूँ चले तो इसका ठीक उल्टा यानी इस तरीके से, तो ये इसका R को व्यक्त करेगा। तो ये है सदिशों के त्रिभुज का नियम। दूसरा नियम है इसकी समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का नियम, ये नियम क्या है? यदि दो सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा व्यक्त किया जा सके तो उनका परिणामी सदिश उस विकर्ण द्वारा व्यक्त होगा जो उनके
जो उन भुजाओं के कटान बिंदु से गुजरता है। यदि दो सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा व्यक्त किया जा सके तो उनका परिणामी सदिश उस विकर्ण द्वारा व्यक्त होगा जो उन भुजाओं के कटान बिंदु से गुजरता हो। तो इसको हम इस तरीके से व्यक्त करें। ये है आपका MNOP। ये सदिश है इसका, ये भुजा है जो सदिश ए को व्यक्त करती है। अब आसन्न कह रहा है, इसका मतलब MN की आसन्न भुजा ये है MP, तो ये भुजा व्यक्त करे सदिश बी को इस तरीके से। तो इन दोनों का परिणामी उस विकर्ण द्वारा व्यक्त होगा जो इन भुजाओं के कटान बिंदु, यानी ये कटान बिंदु इसका M से जो विकर्ण जाता हो वो, तो क्योंकि दो विकर्ण हो सकते हैं, एक तो ये विकर्ण हो सकता है, एक ये विकर्ण हो सकता है, लेकिन PN इसमें विकर्ण क्या है, वो इसके कटान बिंदु से पास नहीं होता। तो कटान बिंदु से पास होने वाला विकर्ण इसका ये है MO। ये जो होगा वो इसके परिणामी सदिश को व्यक्त करेगा। ये होगा R। तो यानी कि R इक्वल टू A प्लस B। तो इस तरह से कि दो वेक्टर हों जिनको हम समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा, ये आसन्न भुजाएं व्यक्त किया जा सके तो इनका परिणामी सदिश R उस विकर्ण से व्यक्त होगा जो इन भुजाओं के कटान बिंदु से गुजरता हो। तो कटान बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण MO, तो ये इसके परिणामी सदिश को व्यक्त करेगा। तो इस तरीके से ये इसका दो नियम है। और देखो दोनों नियमों के अंदर डिफरेंस क्या है। पहले नियम में क्रमागत भुजाएं ली जाती हैं, इसमें संगत भुजाएं ली जाती हैं। यानी कि ये नियम तब लागू होता है जब एक ही बिंदु पर दो बल कार्य करते हैं या दो सदिश कार्य करते हैं। और त्रिभुज का नियम तब लिया जाता है जबकि एक ही बिंदु पर दो सदिश कार्य नहीं करते हैं, यानी कि उनके कार्य करने की जो दिशाएं होती हैं जो अलग अलग होती हैं उनकी जो, तो उस समय हम त्रिभुज के नियम का प्रयोग करते हैं। अब इसी से इसका परिणामी सदिश कैसे निकाला जाए, ये आप इसमें ज्योमेट्री के द्वारा इसमें देख सकते हैं। परिणामी सदिश ज्ञात करना। तो ये त्रिभुज इसमें बना हुआ है, ठीक इसी प्रकार का ही आपको लेना है इसमें।
ये मान लेते एम एन ओ और पी, ये सदिश इसमें ए, ये सदिश इसमें बी, और इसको हम इससे मिला दें तो ये सदिश इसका आर। अब हम मान लेते कि इन दोनों के जो बीच का कोण है, ये जो कोण है वो थीटा के बराबर होता है, ये कोण थीटा, और यहाँ पर ये जो कोण बनाता है वो फाई होता है। यहाँ से इस पर एक लंब डाल दें, मान लो कि ये पॉइंट एस होता है, तो आप इसमें देख सकते हैं, माना सदिश ए व बी के बीच कोण इक्वल टू थीटा, यानी कि ये कोण कौन सा है, कोण पी एम एन इक्वल टू थीटा। परिणामी सदिश आर का ए के साथ कोण इक्वल टू फाई। तो फाई कोण कौन सा है इसमें, ये है आपका ओ एम एन, ये इक्वल टू फाई है। तो समकोण त्रिभुज एम एस ओ से, एम एस ओ कौन सा, ये आपका एम एस ओ। अब इसमें ये कोण यहाँ पर थीटा के बराबर है, तो ये कोण भी इसमें थीटा ही होगा। जो ये ज्योमेट्री से आप इसमें देख सकते हैं, समांतर भुजाएं हैं, ये भुजा इसमें काट रही है इसको। तो एम ओ स्क्वायर इक्वल टू एम एस स्क्वायर प्लस एस ओ स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो एम एस ये इसमें है आपका एम एन प्लस एन एस होल स्क्वायर प्लस एस ओ स्क्वायर। इस एम एस के यहाँ पर दो पार्ट, एम एन और एन एस। तो इस एम एस का जो मान होगा वो एम एन प्लस एन एस के बराबर होगा। तो ये आपका हो जाएगा एम एन स्क्वायर प्लस 2 एम एन इंटू एन एस प्लस एन एस स्क्वायर प्लस एस ओ स्क्वायर। हमने इसको ब्रैकेट को खोल दिया, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये इक्वल टू एम एन स्क्वायर प्लस 2 एम एन इंटू एन एस प्लस, अब ये देखो इसमें एन एस स्क्वायर प्लस एस ओ स्क्वायर, ये इक्वल टू एन ओ स्क्वायर, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है इसमें पूरा। तो यहाँ पर लिख देंगे एन ओ स्क्वायर, जहाँ एन ओ स्क्वायर इक्वल टू एन एस स्क्वायर प्लस एस ओ स्क्वायर, और एम एस इक्वल टू एम एन प्लस एन एस। और अब हम इसको यहाँ समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। तो ये
ये हो गया आपका MO²। अब MN इसमें A के बराबर आ गया, ये जो NO है ये इसके B के समानांतर है तो इसका मान B के बराबर आ जाएगा। अब इसमें रह जाता है NS, ये NS, इसमें ये कैसे ज्ञात करेंगे? तो MN इक्वल टू A और NO इक्वल टू MP और ये इक्वल टू B। अब समकोण त्रिभुज में आ जाए। समकोण त्रिभुज NSO में cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण NO, तो इसलिए NS इक्वल टू NO cos थीटा। NO का मान है इसमें आपका, ये हम निकाल चुके हैं, तो ये इसको लिख देंगे हम B cos थीटा, ये इक्वल टू NS। तो हम क्या करें, ये सारे मान इसमें रख देंगे। समीकरण 1 में मान रखने पर, तो MO तो इसमें R के बराबर है तो इसको R कर दें, इक्वल टू R। तो ये R² इक्वल टू MN A² प्लस फिर MN 2A और फिर इसका मान है आपका ये B cos थीटा प्लस फिर इसका मान है आपका B²। सो R² इक्वल टू A² प्लस 2AB प्लस B²। तो R इक्वल टू स्क्वायर रूट A² प्लस 2AB cos थीटा प्लस B²। तो परिमाण है तो हम इसको ऐसे व्यक्त करते हैं, यहाँ वेक्टर लगा दिया और इसके दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी तो इसके परिमाण को व्यक्त करता है। तो या तो इसको ऐसे लिखो या फिर जैसे मैंने इसमें ये लिखा हुआ है, या R इक्वल टू स्क्वायर रूट A² प्लस 2AB cos थीटा प्लस B²। तो ये जो होगा वो आपकी परिणामी सदिश को व्यक्त करेगा। इसमें A और B और थीटा के मान दे रखे हो तो इसमें R का मान निकाल सकते हैं इसके अंदर से। जो अब डायरेक्शन निकालनी है, दिशा निकालती है, तो हम समकोण त्रिभुज इसमें फिर से यूज करेंगे, जो है समकोण त्रिभुज MSO से। तो मैंने वहाँ पर आपको कोण फाई बनाया था, तो tan फाई लंब बटे आधार, तो लंब इसमें आपका ये था OS अपॉन MS। तो OS इसमें जो लंब के रूप में था, तो OS का मान देखें तो वो आएगा आपका Q sin थीटा, और इसमें MS का मान देखें तो ये है आपका MN प्लस NS। तो ये हो जाएगा आपका Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा, ये इक्वल टू tan फाई।
और फाई इक्वल टू tan इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन अरे ये बी, ये ए और ये बी, तो ये आपका आ जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा। तो जो समकोण त्रिभुज था उसमें अगर हम देखते हैं एन एस ओ से साइन थीटा इक्वल टू ओ एस अपॉन एन क्यू, एन क्यू नहीं ओ एन ओ, ओ एन एम एन ओ, ओ तो कर्ण हो गया, तो एन ओ और एम एम एन ओ, तो ओ एस, ओ एस, ओ एस। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ओ एस इक्वल टू एन ओ साइन थीटा और एन ओ का मान बी के बराबर है, बी साइन थीटा, ये इक्वल टू ओ एस। तो हमने इसके मान रख दिए, एन एस का मान पहले से ही ज्ञात है, ओ एस का मान ये रख दिया यहाँ से बी साइन थीटा, तो ये इसमें कोण फाई आ गया। तो ये वैल्यू ज्ञात होने पर इसमें आप फाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है कि दो सदिशों का परिणामी सदिश कैसे ज्ञात किया जाता है। तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और 11th-12th क्लास के अंदर और आगे भी ये बहुत काम आएगा यदि आप साइंस पढ़ते रहे तो। थैंक यू।